हेलो स्टूडेंट्स, क्रिस्टल क्लियर फिजिक्स के लिए आज हम फिर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। और क्लास 12th के जो विद्यार्थी जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं और जो पास आउट विद्यार्थी हैं उनका जो है कुछ सजेशन मेरे पास, बहुत सारा सजेशन मेरे पास आया कि सर आप क्लास 11th का जो सिलेबस जो चल रहा है उसके साथ में जो है क्लास 12th का फिजिक्स भी जो है वो पैरेलल में स्टार्ट कर दें। तो आप सभी बच्चों के सजेशन पर आज हम ये डिसाइड कर लिए हैं कि हम क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसको भी हम पैरेलल में स्टार्ट कर दें, ताकि जो बच्चे जो पास आउट हैं या अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनको भी मदद मिल सके। ठीक है, तो आज से जो है वो हम क्लास 12th का इस लेक्चर से जो है वो कंटिन्यूसली फुल फ्लेज जो है वो क्लास 12th का सिलेबस जो है आज से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। और आज का जो लेक्चर होगा वो बोर्ड पर हेडिंग दिया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से स्टार्ट करेंगे बच्चों। और जो लेक्चर है आज का वो बहुत ही बेसिक लेक्चर रहेगा। सभी तरह के विद्यार्थी, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी तो उसको फॉलो करेंगे ही करेंगे, और जो मेडिकल के विद्यार्थी हैं, जो नीट एस्पायरेंट हैं, जो मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी विद्यार्थी, वैसे स्टूडेंट्स भी आज के लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। हर लेक्चर को वैसे सभी विद्यार्थी को फॉलो करना है। और क्लास 12th का जो सिलेबस है, जो विद्यार्थी पास आउट हैं उनको रफ़ आइडिया है, रफ़ क्या मतलब बहुत आइडिया होगा उनको सिलेबस कैसा है क्या है नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट अपीयरिंग हैं उनके लिए हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड, क्लास 12th के फिजिक्स का बैकग्राउंड थोड़ा बता दें कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है क्लास 12th का बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम है उसका, और उस ह्यूज वॉल्यूम को हम लोग एकदम क्लासिफाइड वे में पढ़ेंगे ताकि सब्जेक्ट मैटर जो है वो आपके दिमाग में बैठ सके। क्लास 12th का जो सिलेबस है उसको 3 पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। पहला पार्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, दूसरे पार्ट को ऑप्टिक्स बोलते हैं, और तीसरा पार्ट जो है वो मॉडर्न फिजिक्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसमें पहला चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। पहला चैप्टर बोल लीजिए इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों लेक्चर स्टार्ट करते ही अब सबसे पहले एक सवाल हम आप लोगों से करते हैं कि ये जो चौक है, क्या ये चौक चार्ज्ड है? क्या इस चौक पर कोई चार्ज है? अगर आप सवाल सुन लिए हैं तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट ज़रा इस पर थिंकिंग करो और सोचो क्या आंसर होना चाहिए। अब हम लोग इसके जवाब पर आते हैं। इसका जवाब हम लोग खोजने का प्रयास करते हैं। हमसे सवाल पूछा गया था कि क्या इस चौक पर चार्ज है? इज़ दिस चौक चार्ज्ड? तो आप में से 99.99% विद्यार्थी का आंसर होगा कि नहीं, इस चौक पर तो कोई चार्ज नहीं है। देयर इज़ नो चार्ज ऑन दिस चौक। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि चार्ज का नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऐसा चीज़ हम लोगों के दिमाग में आने लगता है। लेकिन अपना थिंकिंग को ब्रॉड बनाएं, समझते हैं चार्ज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, चार्ज जो है, चार्ज का कभी भी नाम सुनो, सिर्फ चार्ज वर्ड अगर हो तो इस संसार में 3 तरह के चार्ज होते हैं। कौन कौन देखते हैं इधर। पहले को कहते हैं ग्रेविटेशनल चार्ज, ग्रेविटेशनल चार्ज। दूसरे को बोलते हो इलेक्ट्रिक चार्ज, और थर्ड वन इज मैग्नेटिक चार्ज। चार्ज का नाम सुनते ही ये तीनों चीज़ दिमाग में आ जाना चाहिए। चार्ज का मतलब ये तीनों चीज़ बोला जा रहा होगा, ये तीनों चीज़ चार्ज में काउंट होता है। इस यूनिवर्स में, इस संसार में, इस नेचर में ये 3 तरह के चार्ज होते हैं।
ग्रेविटेशनल चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक चार्ज। ग्रेविटेशनल चार्ज का दूसरा नाम मास है स्टूडेंट्स। ग्रेविटेशनल चार्ज का दूसरा नाम मास है। यानी कि अगर कोई हमको कहता है कि इस चौक में मास है, कहता है कि इस चौक में मास है, इसका मास होगा कुछ 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, कुछ भी, इसमें मास है, मतलब इट इज ग्रेविटेशनली चार्ज्ड, इस पर ग्रेविटेशनल चार्ज है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर यहां तक। अब आगे समझते हैं। दूसरा जो चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और तीसरा जो चार्ज है वो है मैग्नेटिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी आज से हम लोग करेंगे, इसका स्टडी आज से आप स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और 4-6 महीने के बाद हम लोग मैग्नेटिक चार्ज का खोज में निकलेंगे। जम के मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे हम लोग कुछ महीनों के बाद। खतरनाक पढ़ाऊंगा मैग्नेटिज्म, अभी से माइंड मेकअप कर लें सभी विद्यार्थी। ठीक है, बिल्कुल मस्त पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल मैग्नेटिज्म। क्लास 12th का वन ऑफ द चैलेंजिंग चैप्टर होता है मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, लेकिन मज़ा आएगा, मस्त पढ़ाया जाएगा आपको। उसका खोज हम लोग बाद में करेंगे। अभी जो हम लोगों को अब जो 4-6 महीना जिस पर रिसर्च करना है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ग्रेविटेशनल चार्ज पर पूरा रिसर्च आप क्लास 11th में ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में कर चुके हैं। वहाँ पर आप मास के बारे में और मास का कैसा बिहेवियर है, मास एक मास दूसरे ग्रेविटेशन, एक मास दूसरे मास पर फोर्स लगाता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उसका पूरा डिटेल स्टडी हम लोग क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि आप ग्रेविटेशनल चार्ज का बात आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग क्लास 12th में इसका और इसका, इस दोनों चार्ज का हम लोगों को बात करना है। और अभी फिलहाल 4-6 महीना हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज का बात करना है। तो ठीक है विद्यार्थी लोग, अब हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को अब थोड़ा पहले यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which produces electrical and magnetic effect. Electric charge is that intrinsic property of material which produces and experiences electrical and magnetic effect। यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इस दोनों इफेक्ट को प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है। अब बोलोगे सर आप तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं और आप मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करने लगे। हाँ, हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। तो एक बात याद रखें, अभी से इस बात को दिमाग में सेट कर लो सभी विद्यार्थी लोग, कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही प्रोड्यूस होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों भाई भाई है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, 2 facets ऑफ ए कॉइन। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट बोथ आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, दोनों भाई है। समय के साथ ये आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे हम लोग आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये सब बात समझ में आएगा। ठीक है, अभी दिमाग में सेट करो कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज के कारण ही आता है। इस बात को दिमाग में अभी फिलहाल आप सेट कर लें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज का हम लोग क्या डेफिनेशन दिए बाबू? इलेक्ट्रिकल चार्ज का हमने ये डेफिनेशन दिया कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो मैटर का ऐसा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है
जिसके कारण जो है वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस होता है और दोनों को वो खुद एक्सपीरियंस भी करता है। ठीक है, समझ गए बात। आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल से तुमको समझाते हैं। तुम लोग वाटर जानते हो, H2O, वाटर H2O के बारे में तुम जानते हो। अब वाटर जो इसमें मास है, वाटर के पास मास है, तो वाटर में अगर मास है तो वाटर ग्रेविटेशनली चार्ज्ड है, मतलब वाटर पे ग्रेविटेशनल चार्ज है क्योंकि वाटर में मास है। वाटर के अंदर वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता है कि संसार का हर चीज़ मॉलिक्यूल से बना है और मॉलिक्यूल्स एटम से बने हैं। और एटम का हम लोग स्टडी किए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम के चैप्टर में हम लोग बचपन से बात पढ़ते आ रहे हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज जो होता है। इस संसार का हर एटम का स्ट्रक्चर तो फिलहाल ऐसा ही होता है। तो वाटर जो है, वाटर में हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन के एटम है, और एटम है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज है। तो इसमें चार्ज भी है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है। और वाटर में मैग्नेटिक चार्ज के कारण ये मैग्नेटिक इफेक्ट को भी दर्शाता है। और आप शायद जानते होंगे, जो बच्चे पढ़े होंगे, कि वाटर इज डाई मैग्नेटिक इन नेचर, है ना। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डाई मैग्नेटिक बिहेवियर, फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वाटर डाई मैग्नेटिक होता है, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी शो करता है। ठीक है, तो संसार का हर मटेरियल, संसार का हर मैटर, उसमें ये तीनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, ये तीनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं। मास है तो ग्रेविटेशनली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी है, और उसके कारण मैग्नेटिक चार्ज भी आता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी मटेरियल या मैटर दिखाता है, एग्जिबिट करता है। ओके, अभी जो क्वेश्चन जो हम लोगों ने जो लेक्चर शुरू किया था, तो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन से हमने आपसे पूछा था कि क्या ये चॉक चार्ज्ड है। इसका आंसर खोजेंगे हम लोग समय के साथ। इसमें मास है, तो मास है तो इट इज़ ग्रेविटेशनली चार्ज्ड। आगे चार्जेस के बारे में, इस पर हम बात करेंगे हम लोग, मटेरियल के बारे में। अब बात को समझते हैं और आगे बात को समझते हैं कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है, मॉडर्न फिजिक्स जो है, वो बोलता है कि संसार का हर चीज़ मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल एटम से बने, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। अब बच्चों, आप लोगों ने अगर ईमानदारी से स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता है कि एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो कुल मिलाकर के एक एटम जो होता है उसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो कुल मिलाकर के नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो 0 होगा। एंड सो एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आएगा, नेट चार्ज? बाय डिस्टर्बिंग इट्स न्यूट्रलिटी। डिस्टर्बिंग न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। एटम के न्यूट्रलिटी को अगर हम लोग डिस्टर्ब कर दें तो उस पर नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रलिटी कैसे डिस्टर्ब होगा? आइदर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लें, चाहे प्रोटॉन नहीं निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकाल लें, या बाहर से इसमें हम नेगेटिव चार्ज डाल दें, तो न्यूट्रलिटी किसी भी आइटम का डिस्टर्ब हो जाएगा और उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये मोटा मोटी एक बैकग्राउंड हम आपको बता दिए चार्ज के बारे में। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल स्टडी इसका करते हैं।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 करके बहुत सारा प्रॉपर्टी है, इसका पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अच्छा विद्यार्थी लोग, क्लास 11th पढ़ चुके हो, ग्रेविटेशन चैप्टर। क्या पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास होता है? नहीं। पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास, देयर इज नो मीनिंग ऑफ नेगेटिव मास, ठीक है। तो थोड़ा कंपैरिजन भी तीनों चार्ज के बारे में जो हम लिखे थे, थोड़ा कंपैरिजन भी करते चलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास नहीं होता है, यानी पॉजिटिव ग्रेविटेशनल चार्ज और नेगेटिव ग्रेविटेशनल चार्ज बोल करके कुछ नहीं होता है। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज में दिक्कत है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, हम लोग को ये बात पता है पहले से, आप जानते होंगे बचपन से इस बात को कि सिमिलर ऑब्लिक लाइक चार्जेस, सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जानते हैं ऐसा हम लोग, रिपेल ईच अदर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, इन सिमिलर पे नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। एंड डिसिमिलर बोलो या अनलाइक बोलो, डिसिमिलर और अनलाइक चार्जेस बोलो अट्रैक्ट ईच अदर। अरे भैया बोलते रहो, हम सुनते हैं सभी को, ठीक है। डिसिमिलर या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और सिमिलर या लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। डिसिमिलर या अनलाइक का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जानते हैं आप लोग ऐसा, बचपन से सब बात पढ़ते आ रहे हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब विद्यार्थी लोग एक सवाल और का जवाब दो हमको कि क्या दो मास अगर हम लोग ले लें, मास m1 और दूसरा मास m2, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है क्या कभी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण? क्या एक दूसरे को रिपेल करता है क्या? नो। मासेस जो हैं यानी ग्रेविटेशनली चार्ज्ड बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। आप जानते हैं, इस बात को पढ़े होंगे आप कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है, जो इंटरेक्शन होता है, वो रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। ये बात हम लोग जानते हैं। पहला प्रॉपर्टी दिमाग में सेट करते चलो कि सबसे पहला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज का है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप का होता है, और सिमिलर चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिसिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ हो गया। अच्छा, इसी में समझ लेते हैं बात और कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, और इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम्ब है, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। कूलम्ब जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है।
कूलम्ब जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है, और किसी साइंटिस्ट के नाम पर जब किसी यूनिट को हम लोग रखते हैं तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। हमेशा कूलम्ब को जब भी आप शॉर्टकट में लिखेंगे तो जब डिनोट करेंगे तो सिर्फ कैपिटल सी से। ऐसे भी आपको पता है विद्यार्थी लोग कि स्मॉल सी से लाइट के स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं ना, स्मॉल सी से लाइट के स्पीड को डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से कूलम्ब जो कि चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट है, उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। अब एक कूलम्ब चार्ज किसको कहते हैं, करेंगे रिसर्च इस पर हम लोग करेंगे समय के साथ। ठीक है, अभी फिलहाल दिमाग में सब चीज़ सेट करते चलो। चलो यहाँ तक जो लिखा हुआ इसको नोट करो सबसे पहले, वीडियो पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्ज का ऐसा यूनिट तुम समझ गए कि कूलम्ब होता है। ठीक है, अच्छा चार्ज का सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है, CGS unit of electric charge is stat coulomb, stat coulomb। CGS unit of electric charge is stat coulomb। ठीक है, याद रखेंगे इसको, ये किसी एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाएगा। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में, चाहे मेडिकल नीट के एग्जाम में कभी गलती से अगर पूछ दिया तो पूछ दिया, लेकिन इस बात को दिमाग में सेट जरूर रखेंगे कि द सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टैट कूलम्ब। ठीक है, एसआई यूनिट कूलम्ब है और सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम्ब, तो दोनों के बीच रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, एकदम कंपलसरी है कि दोनों के बीच का रिलेशन भी तुमको जानना होगा। तो याद रखेंगे कि एक कूलम्ब चार्ज में होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब। 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब। ठीक है, ये सब छोटा छोटा चीज़ें याद रखेंगे इस बात को। यूनिट का बात कर लिए, स्केलर क्वांटिटी है वो बात हो गया। अच्छा अगर डायमेंशन की बात करें तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन कहने का मतलब है ये Q। तो अब यहाँ पर थोड़ा सेंसिटिव हो जाओ जरा सा। ठीक है, अभी तक आसान आसान बात कर रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पर ज़रा सेंसिटिव हो जाइए कि चार्ज का डायमेंशन अगर हमको बताना है तो चार्ज को डिफाइन कहाँ से किए हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल चार्ज का डेफिनेशन क्या है पता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज का डेफिनेशन होता है एम्पियर करेंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट नाम का चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी दिमाग में सेट करो विद्यार्थी लोग कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज जब फ्लो करता है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज जब फ्लो करता है तो उसको इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट कितना अमाउंट का फ्लो हो रहा है उसको हम लोग एम्पियर में बताते हैं। याद रखो इस बात को, एम्पियर में। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इक्वल टू एम्पियर इनटू टाइम। अच्छा ये बात जानते हो क्या तुम लोग को तो पता ही होगा, सभी विद्यार्थी को पता होगा। जिसको नहीं पता है वो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब के मर जाए कि हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, है ना। तो वहाँ पर हम लोगों को पता है ना कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। फंडामेंटल यूनिट जो 7 हैं उस लिस्ट में एक नाम है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो चार्ज का डेफिनेशन वहाँ से लिया गया है। कहाँ से बाबू? एम्पियर से, इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिकल करंट इनटू टाइम इज इलेक्ट्रिकल चार्ज Q। सो Q इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एम्पियर को कैपिटल A से शो करते हैं और टाइम को कैपिटल T से शो करते हैं। तो Q इक्वल्स टू हो गया एम्पियर इनटू टाइम। एम्पियर जो है वो क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वहाँ से इसको डिफाइन किया गया है चार्ज को। डायमेंशन अगर बताना हो तो
तो Q, डायमेंशन ऑफ Q इज़ A इंटू टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर ये सब बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, अभी घबराना नहीं है, जो बता रहे हैं उसको दिमाग में फिलहाल सेट करते चलना है। सभी तरह के विद्यार्थी को क्रिस्टल क्लियर यहाँ तक? आगे देखते हैं। और हम लोग बात को समझते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इस क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? इस क्वांटाइजेशन, ये कीवर्ड है, क्वांटाइज्ड इज अ कीवर्ड। अब इस क्वांटाइजेशन का मतलब हम लोग समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्वांटाइजेशन वर्ड को समझते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में क्या बोला जा रहा है उसको हम लोग समझेंगे। पहले ये एक जनरल टर्म है फिजिक्स में, कि ये जनरल टर्म है। इस जनरल टर्म को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि जब भी कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्क्रीट वैल्यू, जिसका वैल्यू से कोई डिस्क्रीट वैल्यू ही हो सकता है, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज एंड नॉट एनी अदर वैल्यू इज कॉल्ड अ क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब सर आपका बात कुछ समझ में आया नहीं, आप जो बोले समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से हम आपको क्वांटाइजेशन का मतलब हम आपको समझाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बात तुरंत क्लियर हो जाएगा। मान लो कि 2 कंटेनर है बाबू, एक कंटेनर ये है कंटेनर ए, और दूसरा कंटेनर है कंटेनर बी, इसको यहाँ बोल देते हैं कंटेनर ए एंड दिस इज कंटेनर बी। दोनों कंटेनर में हम लोगों को सैंड डालना है, बालू डालना है। ठीक है, अब देखिए बालू डालने का 2 फैशन आपने चुना। एक में आपने क्या किया कि हॉपर के थ्रू हम इसमें सैंड गिरा रहे हैं। इस वाले कंटेनर में हम लोग हॉपर के थ्रू क्या गिरा रहे हैं? सैंड को गिरा रहे हैं। क्या है? सैंड है, हॉपर के थ्रू गिर रहा है। तो शुरू में एक कंटेनर खाली था, तो इसमें क्या था? 0 किलोग्राम ऑफ सैंड, 0। लेकिन जैसे जैसे सैंड गिराते जा रहे हो तुम, वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या हो रहा है? 0 से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, कंटेनर ए पर आते हैं। यहाँ पर जो सैंड जो तुम भर रहे हो, इसमें क्या किए तुमने क्या किया? तुम एक छोटा सा ऐसा यहाँ पर एक छोटा सा बॉल लिए। इस बॉल में तुम 1 किलोग्राम सैंड भर दिया। एक दूसरा बॉल है, उसमें भी 1 किलोग्राम सैंड भरा हुआ है। तीसरा बॉल है, इसमें भी 1 किलोग्राम सैंड भरा हुआ है, एंड सो ऑन। हर सैंड 1 किलोग्राम का है, 1 kg 1 kg 1 kg एंड सो ऑन। 10 किलोग्राम सैंड इसमें डालना था, तो आप क्या करेंगे? 10 बॉल लेकर के इसमें डाल दोगे, और इसमें इधर तुम 0 से स्टार्ट करोगे और 10 किलोग्राम तक इसमें पहुंचा दिए सैंड। दोनों में 10-10 किलोग्राम सैंड है, लेकिन देखिए दोनों का फैशन अलग अलग है। इसमें जब पहला बॉल तुम डाले तो इसमें 1 kg सैंड हुआ होगा। फिर तुम जब दूसरा बॉल डाले होगे तो इसका मास 2 किलोग्राम हो गया होगा। फिर 3 किलोग्राम हुआ होगा तीसरा के डालने के बाद। फिर चौथा बॉल तुम डाले तो 4 किलोग्राम हुआ होगा, एंड सो ऑन। क्या इसका मास कभी भी 2.3 किलोग्राम हो पाया होगा? क्या इसका मास कभी भी 2.5 किलोग्राम हो पाया होगा? क्या इसका मास कभी भी 2.82 हो पाया होगा? क्या इसका मास कभी भी 5.677 किलोग्राम हो पाया होगा? नहीं हुआ होगा। इसका मास 1 हुआ होगा, चाहे 2 हुआ होगा, चाहे 3 हुआ होगा, चाहे 4 हुआ होगा, एंड सो ऑन। लेकिन इसका मास 0 से स्टार्ट हुआ, हर वैल्यू को पकड़ा और लास्ट में 10 kg पर जाकर के रुक गया।
यानी कि इस कंटेनर का मास 0 से लेकर 10 के बीच सभी वैल्यूज़ को लिया, लेकिन इसका मास 0 से लेकर के सिर्फ 10 वैल्यू को लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसका जो मास का वैल्यू हुआ वो उसको कहेंगे डिस्क्रीट वैल्यूज़, डिस्क्रीट वैल्यूज़। और इसका मास, इसका वैल्यू कैसा रहा? कंटिन्यूअस वैल्यू, हर वैल्यू ये लिया। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्रीट वैल्यू को ले तो उसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि कोई चीज़ का वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यू है। क्वांटाइजेशन का मतलब जो है वो क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो बोलो, सुन रहे हैं? क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर? ओके, ठीक, समझ गए बात। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड का मतलब है कि सपोज करिए कि ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, इट इज एनी बॉडी। इस बॉडी पर टोटल चार्ज जो होगा, इस बॉडी पर टोटल चार्ज जो होगा Q, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का। इस बॉडी पर, कोई भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि Q इक्वल टू हम लोग बोलेंगे प्लस माइनस NE, where E is electronic charge, where E is electronic charge। और इसका मतलब हुआ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। n का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना बाबू, याद रखना, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वो है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज क्या हो सकता है? इस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया Q इक्वल टू NE। और याद रखना कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। यहां तक क्रिस्टल क्लियर है बात? क्या बोला गया? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। और किसी भी बॉडी, और यही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, और किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज Q जो हो सकता है वो हो सकता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NE, वेयर E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो गया Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। और इसका ये मतलब हुआ बाबू मेरे कि किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज जो है वो E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4E हो सकता है, माइनस E हो सकता है, माइनस 2E हो सकता है, माइनस 3E हो सकता है, माइनस 4E हो सकता है एंड सो ऑन। लेकिन किसी भी बॉडी पर अगर हम कहें कि उसके ऊपर 3E/4 चार्ज है तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये वैल्यू नहीं हो सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी बॉडी पर जो है वो चार्ज है 3.68 E, नहीं बोल सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस चार्ज इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब किसी भी बॉडी पर क्या, किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? डिस्क्रीट वैल्यू हो सकते हैं। E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4E हो सकता है। और डिस्क्रीट वैल्यू जब भी किसी बॉडी पर, जब भी डिस्क्रीट वैल्यू कोई फिजिकल क्वांटिटी जब डिस्क्रीट वैल्यू को सिर्फ टच करे तो दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। इसीलिए बोला गया इलेक्ट्रिकल चार्ज इज क्वांटाइज्ड।
और क्वांटाइज्ड का मतलब Q बराबर प्लस माइनस एन ई। क्वांटाइजेशन का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई आ जाना चाहिए, जहाँ E होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वैल्यू इतना होता है। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर? अगर क्रिस्टल क्लियर है तो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ electrons in -1 coulomb of charge। -1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है Ne। टोटल चार्ज कितना रखना है? 1 कूलम्ब, मतलब Q बराबर 1 इंटू N नहीं पता है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब पता है, 1 कूलम्ब चार्ज का यहाँ मतलब पता चल रहा है। अब समझने वाली बात है, कितना बड़ा चार्ज को 1 कूलम्ब चार्ज बोलते हैं। तो 1 कूलम्ब चार्ज इतना बड़ा चार्ज है जिसमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमारे हाथ में अगर 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर रख दिया जाए तो मतलब मेरे हाथ में 1 कूलम्ब चार्ज है। 1 कूलम्ब चार्ज का मतलब है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। दिमाग में ये बात सेट हो जाए बिल्कुल। क्रिस्टल क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर बात समझ गए हो तो एक क्वेश्चन और बनाओ। कैलकुलेट टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन 3 moles of hydrogen atom। कैलकुलेट टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन 3 moles ऑफ हाइड्रोजन एटम। वीडियो पॉज करके सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करो। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। किसी का आंसर 0 तो नहीं आ रहा है? किसी का आंसर 0 तो नहीं आ रहा है? 0 नहीं आना चाहिए। टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन 3 moles ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ विद्यार्थी बोल सकता है कि सर हाइड्रोजन एटम तो न्यूट्रल होता है, तो टोटल चार्ज तो 0 हुआ। लेकिन यहाँ ये सवाल नहीं पूछा गया है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के कारण टोटल चार्ज कितना होगा। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के कारण, फिर प्रोटॉन भी हैं उनके कारण, तो उनके कारण उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। और कुल मिला के न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा। लेकिन आपसे सवाल वो नहीं पूछा गया। आपसे सवाल पूछा गया है कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के कारण 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितना चार्ज होगा। तो कैसे बनेगा ये सवाल? फिर से बनेगा Q इक्वल टू Ne।
n क्या है, नंबर निकाल लेना है हम लोगों को निकाल लेना है कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, वो n निकाल के e से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज हो जाएगा। अब n कैसे निकालोगे, 3 मोल्स, एक मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, एक मोल में, तो 3 मोल में इतना हुआ। और एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े तो हमको पता होगा ये बात कि एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो इतने में इतना गुना एक, ये आ गया n का वैल्यू। तो टोटल चार्ज q का वैल्यू कितना हो गया, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 और इंटू e का मतलब हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर लो, आंसर। हाँ तो विद्यार्थी लोग, अब चार्ज का नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल चार्ज का है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। अब ये एडिटिव का क्या मतलब है, एडिटिव का क्या अर्थ है? बहुत ही आसान सा मतलब है। एडिटिव का मतलब है कि सपोज करते हैं कि ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पर मान लीजिए कि यहाँ पर -2 कूलम्ब चार्ज है, यहाँ पर 3 कूलम्ब चार्ज है और यहाँ पर मान लीजिए कि 4 कूलम्ब चार्ज है और बीच में कहीं मान लो -1 कूलम्ब चार्ज है। तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हुआ? ये तो इंडिविजुअल चार्जेस हैं जो इस बॉडी पर हैं, लेकिन टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी Q, दिस विल बी इक्वल टू, एडिटिव का मतलब है अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द चार्जेस टेकिंग साइन इनटू अकाउंट। चार्जेस का जो साइन है उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको कंसीडर करते हुए सभी चार्जेस का अलजेब्राइक सम कर दीजिए। जो आंसर आया वही इस बॉडी पर नेट चार्ज होगा, वही इस बॉडी पर टोटल चार्ज होगा, और इसी को कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो इस बॉडी पर चार्ज क्या लिखेंगे, -2 कूलम्ब, -1 कूलम्ब, +4 कूलम्ब और +3 कूलम्ब। सॉल्व कर दीजिए, आंसर है, इसका आंसर आएगा 4 कूलम्ब। इस बॉडी पर टोटल चार्ज क्या हो गया, 4 कूलम्ब। तो अगर तुमसे कोई पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज, तो क्या बोलेंगे कि द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द चार्जेस टेकिंग द साइन ऑफ द चार्जेस इनटू अकाउंट। यही बात को यहाँ न्यूमेरिकल से तुमको समझाने का हम प्रयास किए हैं। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज। नोट करो। हाँ तो विद्यार्थी लोग, अगला प्रॉपर्टी जो चार्ज का है देखते हैं। चार्ज इज, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक, नॉन रिलेटिविस्टिक। इस स्टेटमेंट को कभी कभी ऐसे भी बोल दिया जाता है, चार्ज इज इनवेरिएंट। दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है। इसका मतलब क्या है समझेंगे अभी, लेकिन पहले आप समझ लें कि आप बोले चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक या चार्ज इज इनवेरिएंट, दोनों का मतलब सेम है।
अब इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक या चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का वैल्यू, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो चार्ज का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू उसके स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, वो उसके स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। और इसी को कहते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक नेचर ऑफ चार्ज या इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। इस चीज़ को समझते हैं बात को हम लोग। मास के बारे में देखिए, मास जो होता है किसी भी बॉडी का, किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो उसके स्पीड पर डिपेंड करता है। और आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया है कि किसी भी बॉडी का मास होता है वो होता है m0 बाई √1 - v² / c²। m0 इज कॉल्ड रेस्ट मास। जब बॉडी रुका हुआ है तो उसका जो मास होगा उसको अगर m0 बोल दें, तो जब बॉडी दौड़ने लगेगा, जब बॉडी चलने लगेगा कुछ स्पीड v से, तो बॉडी का जो मास होगा वो चेंज कर जाएगा, उसके स्पीड के साथ चेंज कर जाएगा और उसका वैल्यू होगा m = m0 बाई √1 - v² / c²। है ना? बॉडी जैसे जैसे जितने बॉडी का स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मास भी बढ़ेगा। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बात क्लियर हो रहा है ना? कि मान लीजिए कि बॉडी का स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए, तो v = c रख दोगे तो c² / c² 1 - 1 0, मास का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी का जो मास है वो उसके स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन बॉडी पर जो चार्ज है वो चार्ज उसके स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए बोलते हैं चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक या चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज वेरी नहीं करता है स्पीड के साथ। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस बात को आपको हम इसका थ्योरेटिकल, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ हम तुमको बता देते हैं। हम लोगों को पता है कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना? अच्छा, यहाँ पर बीच में मान लीजिए कि एक प्रोटॉन है, मान लो हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ बीच में एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन जो उसकी इसके चारों तरफ दौड़ रहा है। तो प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर भी है, तभी तो कुल मिलाकर के नेट चार्ज 0 हुआ, तो एटम न्यूट्रल हो गया। लेकिन प्रोटॉन स्थिर है, इलेक्ट्रॉन काफ़ी हाई स्पीड से, ये बात जानते हो ना तुम सभी लोग कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है एटम के अंदर। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पीड, जिस स्पीड से ये रिवॉल्व कर रहा होता है वो स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत हेवी स्पीड होता है, लाइट के कंपेरेबल स्पीड के आसपास होता है। तो बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। और अगर मान लो कि चार्ज का वैल्यू स्पीड पर अगर डिपेंड कर रहा होता तो प्रोटॉन पे चार्ज कुछ और होता, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कुछ और होता, तो क्या एटम कभी न्यूट्रल होता? नहीं होता। लेकिन हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकली कि एटम न्यूट्रल होता है, और वो तभी संभव है जब चार्ज का वैल्यू स्पीड पे डिपेंड ना करे। दैट्स वाई वी कॉल्ड चार्ज इज इनवेरिएंट। बात समझ में आई? क्रिस्टल क्लियर यहाँ तक? ओके। अब विद्यार्थी लोग चार्ज का अगला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। अब इसका क्या मतलब है चार्ज इज कंजर्व्ड? या आप बोल सकते हैं दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि कोई एक, मान लो कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम, इट इज़ एन आइसोलेटेड बॉडी। इस बॉडी पर मान लो कि यहाँ कुछ चार्ज है, सपोज करो 2 कूलम, और यहाँ मान लो -1 कूलम, और यहाँ मान लेते हैं कि इसके ऊपर है सपोज करो -4 कूलम। ठीक है,
ये इस बॉडी पर इंडिविजुअल जगह पर चार्जेस हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल चार्जेस का वैल्यू चेंज कर सकता है, लेकिन जो टोटल नेट चार्ज होगा इस बॉडी पर वो नेट चार्ज चेंज नहीं करेगा। इंडिविजुअल चार्जेस में चेंज बट द नेट चार्ज ऑन द बॉडी विल नॉट चेंज। इसी को कहते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। यानी कि ऐसा समझो कि अगर ये बॉडी है, इस बॉडी पर मान लो कि थोड़े समय के बाद इस बॉडी के ऊपर क्या हो गया, इस बॉडी के ऊपर चार्ज हो गया 3 कूलम्ब और इधर हो गया मान लो 2 कूलम्ब और यहाँ हो गया मान लेते हैं -4 कूलम्ब इस बॉडी पर, और मान लो कि एक चार्ज x हो गया, सभी का वैल्यू चेंज हो गया। आपसे पूछा गया बताइए x का वैल्यू अब कितना होगा, तो जो चार्ज बॉडी पर टोटल चार्ज शुरू में था वही चार्ज बाद में भी होगा, एज पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो शुरू में बॉडी पर चार्ज कितना था, 2 कूलम्ब -1 कूलम्ब -4 कूलम्ब, मतलब हो गया कितना, 4 और 1 5 -3 कूलम्ब। और बाद में इस बॉडी पे चार्ज कितना हो गया, 3 कूलम्ब + 2 कूलम्ब + x, यानी कि हो गया 5 कूलम्ब + x। ये और ये बराबर होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे -3c = 5c + x। तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया -8 कूलम्ब, यानी कि इसका वैल्यू हो गया -8 कूलम्ब, -8 कूलम्ब, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक आइसोलेटेड सिस्टम में इंडिविजुअल चार्जेस का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल चार्ज ऑन दैट आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका मतलब अगर इस यूनिवर्स को ही हम, इस यूनिवर्स में हर तरह का बॉडी, इस यूनिवर्स में ये बोर्ड है, वॉच है, लाइट है, फैन है, हम हैं, तुम हो, मोबाइल है, सब कुछ है, सभी चीज़ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्जेस हैं। तो इस तरीके से कि इस पूरे यूनिवर्स में टोटल चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। अगर यूनिवर्स को ही आइसोलेटेड सिस्टम मान ले तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। यानी कि इस स्टेटमेंट से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। और इससे हम आगे ऐसा भी बोल सकते हैं, देखिए हम लोग जब रिएक्शंस के बारे में, जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो रिएक्शन की बात पढ़ते हैं, रिएक्शन का बात करते हैं हम लोग। तो रिएक्शन 2 तरीके के होते हैं, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन। तो चार्ज का कंजर्व्ड रहना, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज जो है वो वहाँ भी लागू है, कहाँ, रिएक्शंस में, आइदर वो केमिकल रिएक्शन हो चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो, वहाँ पर भी चार्ज कंजर्व्ड रहता है, ठीक है, हर जगह कंजर्व्ड है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, आप लोगों ने पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलिएशन नाम सुना है इनका? पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलिएशन का नाम सुना है कभी? बहुत बच्चे लोग सुने होंगे, जो लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़े हैं वो लोग जानते होंगे, जो नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं अपीयरिंग कैंडिडेट, वो सुन लें, यहाँ पर 2 मिनट लगेगा। बाकी डिटेल स्टडी हम लोग, मस्त वाला स्टडी हम लोग करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। यहाँ थोड़ा सा एक मोटा मोटी जानकारी ले लेते हैं। पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलिएशन दोनों प्रोसेस एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। पेयर प्रोडक्शन में क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पेयर का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस। यहाँ से
गामा रे आया, गामा रे आ करके न्यूक्लियस को हीट किया। अच्छा, गामा रे पे टोटल चार्ज कितना हुआ बाबू? गामा रे आप जानते हैं क्या कि न्यूट्रल होता है। गामा रे न्यूट्रल है, इस पर कोई तरह का चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है गामा रे पर। तो जब गामा रे आकर के न्यूक्लियस से टकराया तो यहाँ पर दो चार्ज का प्रोडक्शन होगा। प्लस ई और माइनस ई। माइनस ई क्या है जानते हो ना? इलेक्ट्रॉन है। माइनस ई इलेक्ट्रॉन है और प्लस ई क्या होता है पता है? प्रोटॉन नहीं होता है, पॉजिट्रॉन। प्लस ई इज पॉजिट्रॉन। एक साथ प्लस ई और माइनस ई यानी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का प्रोडक्शन हुआ, पेयर प्रोडक्शन हुआ, पेयर। प्लस ई एंड माइनस ई। तो सोचो जितना प्लस ई उतना ही माइनस ई, तो नेट चार्ज कितना हुआ? 0। न्यूट्रल, बाद में भी न्यूट्रल, पहले भी न्यूट्रल था गामा रे, रिएक्शन होने से पहले भी न्यूट्रल था, बाद भी न्यूट्रल ही है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोले। दिस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन, इसको पेयर प्रोडक्शन बोलते हो। और एनिहिलेशन का मतलब क्या है? एनिहिलेशन का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ से प्लस ई आया और इधर से मान लीजिए माइनस ई आया। प्लस ई और माइनस ई, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आकर के एक दूसरे से टकरा गया तो एनिहिलेट होगा। क्या बनेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि गामा रे। उल्टा प्रोसेस। तो शुरू में प्लस ई और माइनस ई, तो सिस्टम का नेट चार्ज कितना है? न्यूट्रल है। पहले न्यूट्रल था और बाद में भी क्या बना? गामा रे, तो वो भी क्या है? न्यूट्रल है। पहले भी न्यूट्रल, बाद में भी न्यूट्रल। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल हम लोग इसको बोलते हैं। और ये एक्चुअली में क्या है? प्रोसेस क्या है? एनिहिलेशन। एनिहिलेशन। इससे हम तुम लोगों को ये समझाने का प्रयास किए हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल यहाँ पर भी लागू है, पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन में भी। ठीक है, रिएक्शंस जो होते हैं वहाँ भी चार्ज कंजर्व्ड होता है। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? वेरी गुड। अब अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज का। अगला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज के साथ हमेशा मास एसोसिएटेड रहेगा बाबू। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब को समझते हैं हम लोग। इसका दो मतलब निकल रहा है। पहला मतलब ये निकल रहा है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम बोर्ड पे लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, समझने वाला बात है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर कहीं पर चार्ज है तो एकदम समझ जाओ, फुल गारंटी है कि वहाँ मास भी होगा। लेकिन कहीं अगर मास है
तो मास जो है वो बिना चार्ज का एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन कहीं अगर चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि वहां मास भी होगा। चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, इसीलिए स्टेटमेंट, असली स्टेटमेंट इसीलिए ऊपर लिखे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ठीक है, देखिए सर आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन लग रहा है। हम आपको एक बात समझाते हैं। आप लोगों ने फोटोन के बारे में फोटोन का नाम सुना है क्या? अगर थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े ही होंगे लगभग सभी विद्यार्थी जो 11th में थे और जो पास हो चुके तो पढ़े ही हैं। फोटॉन्स जो होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि लाइट जो है वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो फोटोन का बना हुआ, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको हम लोग फोटोन बोलते हैं। अच्छा, तुम लोग ये बात जानता है क्या कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0? फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, यानी कि फोटोन का कोई मास नहीं है। तो अगर उसमें मास नहीं है तो उस पर चार्ज भी नहीं रहेगा, और इसीलिए आप जब प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है कि फोटोन इज न्यूट्रल, फोटोन न्यूट्रल है। अरे भैया फोटोन न्यूट्रल है कैसे जान गए? क्योंकि फोटोन पे हम लोग जानते हैं कि द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। तो फोटोन का अगर रेस्ट मास 0 है मतलब फोटोन पे कोई मास है ही नहीं, तो मास अगर नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा। चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। हाँ, अगर किसी चीज में मास है तो ऐसा नहीं है कि वहां पर नेट चार्ज भी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप कहते हैं फोटोन इज न्यूट्रल। फोटोन न्यूट्रल क्यों कह देते हैं? क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास 0 है, और फोटोन का रेस्ट मास 0 है तो चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दैट्स वाई फोटोन इज न्यूट्रल। यहाँ तक क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। अभी एक बात हम इसका एक कंक्लूजन और निकलता है, वो भी बताएंगे तो तुमको और बात समझ में क्लियर हो जाएगा तुम सभी लोगों को। देखो, अगर मान लो कि ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का मास मान लीजिए m है। कितना है? मास m। अब देखो, इसको हमको पॉजिटिवली चार्ज करना हो, क्या करना हो? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा बॉडी में से। तो जब हम लोग इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि जब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया बाबू, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अब जो इसका मास होगा, इलेक्ट्रॉन में मास होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो उसमें मास भी है। 9.1 × 10⁻³ kg, जानते हो ना ये बात? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³ kg। तो उसमें मास है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो मास भी होना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से तुम निकाल लोगे तो इस बॉडी का जो मास होगा वो मास घट जाएगा। द मास ऑफ दिस बॉडी इज लेस देन m। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो। और अगर इसको नेगेटिवली चार्ज बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसमें इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बॉडी हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव था। अब इस बॉडी को अगर नेगेटिव बनाएंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें डालना होगा, और इलेक्ट्रॉन में मास होता है। तो अब जो इसका जो मास होगा वो इस m से क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर देन m। ठीक है, तो चार्ज हटाएंगे तो मास घटेगा, और चार्ज बढ़ाएंगे, चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ाएंगे तो मास इसमें से, मास इसका बढ़ेगा। इसीलिए बोलते हैं चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर? ओके, अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, एक्सलरेटेड चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। एक्सलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सलरेटेड चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का बात हो रहा है। एक्सलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मतलब क्या है? पूरा इसका अर्थ को हम लोग समझ लेते हैं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल जब भी रेस्ट में रहता है, रेस्ट में यानी कि जब इसका भी जीरो है, यानी कि जब ये रेस्ट में है, तो इट क्रिएट्स ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये रेस्ट में है तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक, अपने आसपास के क्षेत्र में ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे समय के साथ हम लोग, अभी सिर्फ समझते चलो कि जब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, स्पीड जीरो है, तो ये अपने आसपास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये चलने लगा, तो इट क्रिएट्स बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड as well as मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो ये दोनों फील्ड क्रिएट करता है। कौन दोनों फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। दिमाग में सेट करते चलो ये सब बात। और अगर ये चार्ज्ड पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेटेड है। इसका मतलब अगर ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, दौड़ रहा है, मोशन में है, लेकिन एक्सेलेरेशन के साथ मोशन में है, तो इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW। तीनों चीज ये रेडिएट क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेडिएट करता है। अगर रुका हुआ है, स्टेशनरी है, वेलोसिटी जीरो है, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक्सेलेरेशन से मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी। सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग समय के साथ, अभी प्रॉपर्टी समझते चलो सिर्फ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? ओके, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज always resides on the surface of conductors। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर्स, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि मान लो कि ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पर तुम पॉजिटिव चार्ज डाल दिए। ये बॉडी क्या है? कंडक्टर है।
कैसा बॉडी है ये? कंडक्टर है। तो किसी कंडक्टर पे हम लोग जैसे ही चार्ज डालते हैं, तो मान लो कि इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज डाला गया, पॉजिटिव चार्ज डाला गया, तो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर रहेगा। कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज मौजूद नहीं रहेगा। कंडक्टर पर अगर हम लोग चार्ज डालेंगे तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। हाँ, अगर ये कंडक्टर नहीं होता, कोई और मटेरियल होता अगर, तो चार्ज इसके वॉल्यूम में भी रह सकता था, इसके अंदर भी चार्ज रिसाइड कर सकता था। लेकिन अगर कंडक्टर रहेगा तो चार्ज ऑलवेज इसके सरफेस पर रहेगा, अंदर नहीं रहेगा। बात को दिमाग में सेट कर लें इस बात को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे बहुत लास्ट में, बहुत बाद में एक टॉपिक पढ़ना है, लंबा टॉपिक है, उसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर। वहाँ डिटेल में इसको हम लोग स्टडी करेंगे इस बात को। अभी फ़िलहाल मोटा मोटी दिमाग में इस बात को सेट रखिए कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर्स। कंडक्टर के आउटर सरफेस पर हमेशा चार्ज रहता है। ठीक है, क्लियर? अब एक प्रॉपर्टी और हम लोग पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज का, कि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि कंडक्टर के आउटर सरफेस पर, कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज रिसाइड करते बात हम लोग जानते हैं। लेकिन जो चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म on the surface of conductor। किसी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। मतलब जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा वहाँ चार्ज डेंसिटी कम होगा, और जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। सर आपका ये बात हम लोगों को ज़रा भी समझ में नहीं आया, क्या बोला गया? नहीं समझ में आया ना? एक डायग्राम बनाते अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो बाबू कि ये एक कंडक्टर है, ऐसा शेप का कंडक्टर हमने लिया है। इस कंडक्टर के में अगर हम लोग चार्ज डालेंगे तो हमको पता है कि चार्ज जो है वो कंडक्टर के सरफेस पर रिसाइड करता है, कंडक्टर के सरफेस पर रहता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, इस कंडक्टर के बनावट को देखिए तो इधर का सरफेस जो है वो, उसका रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ अगर सर्कल बनाएंगे तो उसका रेडियस बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ जो बनाओगे तो यहाँ पर सर्कल, छोटा सर्कल बनेगा, तो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है और यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। तो जब आप चार्ज डालेंगे तो इधर देखोगे कि चार्ज बहुत दूर दूर है, आगे चार्ज है, लेकिन यहाँ देखोगे कि चार्ज बहुत नज़दीक नज़दीक में है। यानी कि चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट एरिया में चार्ज कितना है। तो इधर चार्ज का डेंसिटी कम है, चार्ज दूर दूर में है। चार्ज डेंसिटी इधर कम है क्योंकि इधर रेडियस ज़्यादा है, और इधर रेडियस कम है, तो चार्ज डेंसिटी इधर ज़्यादा होगा, मतलब चार्जेस बहुत नज़दीक नज़दीक रहेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम लोग को समझ लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो बच्चों इस तरीक़ा से हम लोग आज जो है वो चार्ज के प्रॉपर्टीज़ को आज के लेक्चर में हम लोगों ने समझा। अब अगले लेक्चर में, अगले नेक्स्ट पार्ट जब हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग, मतलब सॉरी नेक्स्ट क्लास जब हम लोग करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग चार्ज के बारे में जो है, चार्ज के प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड और भी एक दो चीज़ हम लोग बात करेंगे, और फिर हम लोग फिर और कुछ अच्छा बढ़िया बढ़िया बात करेंगे। फ़िलहाल जो हम पढ़ाएँ तुम लोगों को आज की क्लास में, इसको रिवाइज़ करिए बढ़िया से। पूरे लेक्चर को जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक जो कंटिन्यूसली जो है कि चीज़ को जो है सबको देखना है,
तभी बात आपको समझ में आ पाएगा और चीज़ सिंपल लगेगा। ठीक है, तब तक फिजिक्स का जम के मज़ा लीजिए हमारे साथ और हमारे साथ हमेशा बने रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।